हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं यूटेट की बेसिक मैथ्स की प्रिपरेशन, जिसमें हम दो अपने 20 से 25 नंबर फिक्स कर रहे हैं जो मैथ्स और बायो वाले ग्रुप हैं, क्योंकि कई सारे मैथ्स के एस्पिरेंट्स में ऐसे होते हैं जिसको इस सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। और इस बार जैसा कि यूटेट का जो रिज़ल्ट रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो हम इसीलिए हमने यूटेट आपको पढ़ाने का ज़िम्मा उठाया है कि यूटेट का रिजल्ट सुधारना है। जैसा कि डीएलएड में आपकी पूरी फुल प्रिपरेशन हमने कराई क्यूट्रिक्स ने, उसी तरह से यूटेट में भी हम आपकी फुल प्रिपरेशन कराएंगे, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। आपको एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज देंगे, क्योंकि डीएलएड में जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज थी उसमें से हमारे 100% क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। 150 में से जो आपके टीचिंग को छोड़ के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम ऐसे ही टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए यूटेट के लिए भी बना रहे हैं। कोई अलग से बुक आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल उस प्रैक्टिस सीरीज से ही मैं ऐसा मानता हूं कि आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यूटेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। तीसरा आज दिन है अभी फिलहाल, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं मैथ्स का स्पेशली टीचर हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो मैं करा रहा हूँ। बाकी जो सेक्शन है वो आपको अदर टीचर्स कराएंगे। और प्रैक्टिस सीरीज जो कंटेंट है, हमारी बहुत अच्छी टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम है जो कंटेंट बनाती है, और उसी में जो है आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के साथ 2013 का पेपर मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चल रही है। इस सीरीज के एंड होने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है यदि 64 की पावर है 12 डिवाइडेड बाई 4 की पावर है 15, फिर इज इक्वस टू है आपका 64 का ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या आएगा। इनको एक्सपोनेंट के क्वेश्चन कहा जाता है। 2013 के पेपर में भी हमने देखा था कि एक्सपोनेंट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं एक्सपोनेंट जब मैं एक्सपोनेंट्स क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो 64 की पावर 12 है, तो 64 की पावर 12, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसको हमने लिखा 4 का क्यूब, और इसकी हमने पावर लिख दिया 12, राइट, क्योंकि हमने 64 को चेंज करके लिखा है 4 का क्यूब। देन डिवाइडेड बाई 4 की पावर 15 है, तो 4 की पावर 15 को हम एज इट इज ऐसे ही रहने दे सकते हैं। देन इज इक्वल टू अगेन 64 है, तो इस 64 की जगह पे हम अगेन 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और फिर हमने ऊपर इसको क्वेश्चन मार्क को हमने x बना दिया, राइट। क्वेश्चन मार्क को हम x एज्यूम कर लेते हैं। कभी भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस है, हमें कोशिश करनी है कि जो बेस है हमारा वो इक्वल होना चाहिए। भले ही दोनों चीजें इक्वल में है, मतलब बराबर के इधर और इधर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, या इनटू में दिए हुए हैं। अगर आप बेस को इक्वल कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका वहीं पे आधा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बेस हमने इक्वल कर दिया। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ये 12 है और ये 3 है, इनका मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो हो जाएगा 4 की पावर 12 3 जा 36, एंड डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 15 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टू द पावर 3x, राइट। तो ये हो जाएगा 36 और 15, तो 36 में से 15 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। 4 की पावर 21 इज इक्वल टू 4 की पावर आपका 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लॉ लगेगा, एक रूल लगेगा कि अगर बेस सेम होते हैं और दोनों इक्वल में हैं तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है अलग से सेपरेटली। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 3x की वैल्यू है वो 21 है, तो जो x की वैल्यू है वो आपकी 21/3 है, तो जो x की वैल्यू है वो आपकी 3 7 जा 21 है, 7 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सभी कमेंट्स का ऑलमोस्ट आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनात्मक पूर्णांक को यादृच्छा चुनकर 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 1 ना आने की प्रायिकता क्या होगी। अ पॉजिटिव इंटीजर इज सेलेक्टेड एट रैंडम इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिमाइंडर इज नॉट 1। ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट 1। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल आंसर है इसका। देखो अभी मैं जब प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी कोई एक क्वेश्चन करके आने वाला टॉपिक नहीं है, इसमें आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है चीज़ों को। कॉइन्स हैं, फिर ताश के पत्ते हैं, फिर उसके बाद नंबर्स पे आते हैं, तो इसमें आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये सीरीज में था तो मैंने इसको हटाया नहीं। धनात्मक पूर्णांक को यादृच्छा चुनकर रैंडमली हमने डिवाइड बाई 7 किया, यानी टोटल आउटकम 7 हो जाएगा, और 1 ना आने की पॉसिबिलिटी 1/7 इसका आंसर होगा। फिलहाल बहुत डीप में भी मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, मैं अभी जब नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं करा दूंगा। हालांकि क्वेश्चन मुझे रिमूव करना चाहिए था स्लाइड से, बट नहीं हटा पाया, मे भी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं।
ऐसे कितने घनाभों को परस्पर जोड़कर एक घन बनाया जा सकता है? अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर into 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids may be joined to form a cube? 32, 16, 25 या 20? अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो विमाएं यानी कि जो आपको डायमेंशन दिया हुआ है वो 5, 2 और 5 दिया हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर और इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप देखो कि आपको देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई क्यूबॉइड है तो उसका पहले इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है वो देख लो, 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जा 10, 10 5 जा 50, तो उसका जो वॉल्यूम आ रहा है ना वो 50 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, राइट। अब देखो ऐसे कितने घनाभों को परस्पर जोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, यानी कि क्यूब फॉर्म किया जा सकता है। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर क्यूब फॉर्म हो रहा है, राइट, अगर क्यूब फॉर्म हो रहा है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, मतलब एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 50 को ही आपको जोड़ना है, राइट, यानी 50 में आप कितना मल्टीप्लाई करो कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं, एक एक करके आप करके देख लो। जैसे मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 50 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा 5 टू जा 10 और 00 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 1000 जो है किसका क्यूब होता है, 10 का, यानी इसके आप कितने 10 है ना, 10 ऐड करोगे, 10 का क्यूब होगा तो उसका जो साइड बन जाएगा वो 10 बनेगा तो क्यूब बन जाएगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू आप 10 करेंगे तो आपका जाएगा 1000, तो यानी आंसर हो जाएगा 20। मतलब 50 को किससे मल्टीप्लाई करने पे ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया है, राइट, यानी 50 को 20 से मल्टीप्लाई करके एक ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20। अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक संपूर्ण संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, 28, 36, 10 या ऑल ऑफ दिस, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर की आपसे बात की जा रही है तो परफेक्ट नंबर होता क्या है, ठीक है ना। अब परफेक्ट नंबर वो होता है ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसके जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को ऐड करने के बाद भी वही नंबर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। अब 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं भाई, 1 तो होगा ही होगा, राइट, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो आपको 3 फैक्टर दिख रहे हैं, तो 6 के 3 फैक्टर हैं, इन 3 फैक्टर्स को अगर आप ऐड कर दोगे यानी 1 + 2 + 3 कर दोगे तो कितना आ जा रहा है, 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है। मतलब ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करें और वही संख्या हमें प्राप्त हो, वही नंबर हमको मिले, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब परफेक्ट नंबर ये हो गया, राइट। तो अब 6 तो इसमें है नहीं, कौन एक संपूर्ण संख्या है, 28 को ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन से करना पड़ेगा आपको, तो 28 ट्राई कर लो। तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 28 के फैक्टर हो जाएंगे क्या क्या, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, 2 भी एक फैक्टर होगा क्योंकि 14 2 28 होता है, 3 फैक्टर नहीं होगा, 4 फैक्टर होगा, 4 7 28 होता है, 5 नहीं होगा, 7 4 हो जाएगा आपका, राइट। और फिर उसके बाद आपका अगला सीधे सीधे 14 होगा क्योंकि 14 2 28 होता है। ठीक हो गया, क्या इनको जोड़ के 28 आ रहा है, 1 + 2 + 4 + 7 और प्लस का 14, ठीक है। तो 7 4 11 12 13 1 14 14 14 28 आपका आ रहा है, यानी 28 एक संपूर्ण संख्या है। अब इसके बाद 10 भी है, तो क्या 10 एक संपूर्ण संख्या है, देख लेते हैं। तो 1 2 5 जा 10, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 2 जा 10, इसके अलावा से कोई फैक्टर नहीं है, 5 6 7 और 1 8 10 नहीं है। इसका मतलब इनमें से सभी तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 दर्जन बल्ब हैं जिसमें से कुछ खराब हैं तथा शेष ठीक हैं। खराब और ठीक बल्बों के बीच निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स अ डजन बल्ब्स इन विच few are defective and remaining are good. Which of the following cannot be a ratio of defective bulbs to good bulbs? ठीक है ना, देखिए ध्यान से, एक बल्ब में 1 दर्जन बल्ब हैं जिसमें से कुछ खराब हैं और शेष ठीक हैं। खराब और ठीक बल्बों के बीच निम्न में से कौन सा अनुपात सही नहीं है। अब जब बात रेशियो की होती है तो सबसे पहले बल्ब कितने हैं, 1 दर्जन बल्ब हैं, यानी कि टोटल बल्बों की संख्या कितनी है, 12 बल्ब हैं। तो 12 बल्ब में से कुछ खराब हैं, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। सबसे पहले 1 खराब हो गया और 11 सही हो गए, तो रेशियो में क्या मिल गया, 1:11 या 11:1 मिल गया, ठीक है ना। तो उसके बाद 1:11 आप ले लो, इसको एक ही बात है, रिवर्स में हम काउंट कर लेंगे उसको। सेकंड केस में अगर 2 खराब है तो 10 आपके ठीक होंगे, ये जो रेशियो बनेगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1:5 बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे केस में 3 और आप 9 लोगे तो ये हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, है ना। फिर 4 और 8 लोगे तो ये 1:4
2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप 5 और कितना लोगे, 7 लोगे, तो ये आपका 5:7 ही रहेगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1:1 भी हो सकता है। 6 ले लो, 6 और 6 आपका हो गया 1:1, तो 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हमारा आ रहा है, और 1:3 भी हमारा है, लेकिन 1:4 हमारा नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1:4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, कक्षा 10 के 3 सेक्शनों ए, बी तथा सी में क्रमशः 25, 40 और 35 विद्यार्थी हैं। सेक्शन ए, बी तथा सी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 70%, 65% और 50% हैं। पूरी कक्षा 10 के औसत प्राप्तांक क्या हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी इसको हम मान सकते हैं। डिफिकल्ट क्यों हम इसको मान रहे हैं, पहले उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देयर आर 3 sections, A, B and C in a class 10th with 25, 40 and 35 students respectively. The average marks obtained by sections A, B, C are 70%, 65% and 50% respectively. The average marks of the entire class 10 is, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज है वो परसेंटेज में आपको दिया हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमने सिंपल करना है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 सेक्शन है, A, B और C, राइट। तो ए में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 25 हैं, बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं, और सी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 35, ठीक है। ए बी सी में जो एवरेज है, ए का जो एवरेज है वो 70 है। अब जो एवरेज है, जो औसत है, वो कैसे निकलता है? औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ए में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका योग यानी उनका सम, और उसको हमने 25 से डिवाइड किया होगा, तब जाके हमारा 70 आया होगा। ये ए के लिए हो गया, राइट। तो यानी ए के लिए जो सम हमारा निकला वो क्या निकला, 0, 25 7 जा, ठीक है, 175 कैरी 17, 25 7, ओके सीधे हो गया 1750 आपका ही हो गया। उसी तरह बी के लिए क्या हो जाएगा, जो टोटल सम होगा, टोटल सम अपॉन 40 इज इक्वल टू 65, यानी जो बी का टोटल योग हो जाएगा वो हो जाएगा 65 इंटू 40। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 2600, ठीक हो गया। फिर है आपका 50, राइट। तो 50 के लिए क्या करोगे, सी आपका हो गया, तो सी का जो ये हो जाएगा 50 इंटू 35, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 35 है, तो ये हो जाएगा 0, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 आपका हो जाएगा 70, 1750। तो अब ये हमारा बी का टोटल आ गया, सी का टोटल आ गया और ए का टोटल आ गया। आपसे पूरा औसत पूछा गया है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप तीनों को जोड़ दोगे, टोटल सम यानी 2600 प्लस 1750 प्लस 1750, ठीक हो गया, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25, 40 और 35, तो ये हो जाएगा 35 और 35 70, 75 25 100 आपका ये हो जाएगा। ऐड कर देंगे ऊपर 0 0 0 0, 5 5 10 और 0 और 6 11, और ये हो जाएगा 6100 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 61%। तो परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक समकोण त्रिभुज के में कर्ण का वर्ग, ओके, शेष दो भुजाओं के गुणनफल के 2 गुने के बराबर है। यदि एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का लंब होगा। In a right triangle, the square of hypotenuse is equal to twice the product of remaining two sides. If the base of this triangle is 12 centimeter, then the perpendicular of triangle will be, ठीक है। तो अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट में, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज में, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस आप समझते हो। चलो पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लें। तो एक समकोण त्रिभुज, ओके, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं पहले आपके लिए। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा एआई का यूज करते हैं, ओके, नहीं हो रहा है फिलहाल, काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, इसको हम कहते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, इसको हम कहते हैं हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं बेस। आपको दिया गया है कि जो बेस है वो 12 है, राइट। और यदि इस त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का लंब क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस आपको 12 दे रखा है। तो क्योंकि हिंदी वालों को एच और बी में परेशानी हो सकती है, तो जो कर्ण है उसको मैं एक्स मान ले रहा हूं और जो आपका हाइट है उसको मैं वाई मान ले रहा हूं, ठीक है। और आपको लंब निकालना है, यानी आपको हाइट ही निकालनी है, यानी वाई का मान आपको निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। पहला जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमसे क्या कह रहा है कि
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब जो कर्ण है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, जो बची हुई दो और भुजाएं हैं उनके गुणा के बराबर है, यानी 12y के क्या है, इज इक्वल टू द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड का मतलब 12 इंटू वाई, और इसका भी डबल आपको करना है, यानी यहां से हमें एक इक्वेशन मिली जिसको हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 दूनी 24 यानी 24y। तो एक हमको ये मिल गया, इज इट ओके। नाउ अब सेकंड हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जो बायो वाले ऐसे बच्चे हैं जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, मैं उनको बता देना चाहता हूं। पाइथागोरस थ्योरम वो होती है जिसमें अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम ये कहती है कि जो कर्ण है यानी कि जो हाइपोटेनियस है उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के एडिशन के बराबर होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे लगा सकते हैं। तो एच स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। पी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर, ये भी ठीक है भाई, मान लेते हैं। फिर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब, बी का स्क्वायर तो आपको दे ही रखा है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूं, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूं। मतलब अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 24y है और यहां पे भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ है, यानी कि दोनों ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, यानी दोनों को इक्वल रख सकते हैं। यानी वाई स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 24y होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 24y को इधर लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जो बहुत आसानी से हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 12y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 12 इंटू माइनस 12 144 होता है, 12 और 12 माइनस का 24 होता है, क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो अब इसमें y एक में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 12, और फिर माइनस का y कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 12, ठीक है। यानी y की हमें जो वैल्यू मिली, दो वैल्यू 12 और 12 ही मिली, यानी आंसर आपका हो गया, y की वैल्यू ही हमको निकालनी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। कुछ चीजें मेरे पीछे हाइड हो गई हैं थोड़ी सी, बट कोई नहीं, ज्यादा हाइड नहीं हुआ है शायद। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी। अगर कोई इशू है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते थे भाई, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़े पूर्णांक का मान s के पदों में क्या होगा। इफ द सम ऑफ 5 सक्सेसिव इंटीजर्स आर s, देन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीजर इन टर्म्स ऑफ s विल बी, ठीक है ना। सबसे पहले 5 क्रमागत पूर्णांक, 5 सक्सेसिव इंटीजर्स। तो सक्सेसिव इंटीजर्स पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो गया, फिर चौथा x प्लस 4 हो गया, 3 हो गया, और फिर x प्लस 4 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब इनका एवरेज कैसे निकलेगा, नहीं योग बोला गया। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है, यानी इन सबको हमने ऐड कर दिया, प्लस प्लस प्लस, और ये किसके इक्वल है, s के इक्वल है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़े पूर्णांक का मान s के पदों में क्या होगा, यानी आपको x प्लस 4 की वैल्यू बतानी है। यानी उससे पहले हमको x निकालना पड़ेगा। जोड़ देते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x, यानी हो जाएगा आपका 5x, प्लस 4 और 3 7 8 9 और 1 10, यानी कि हो जाएगा 10 इज इक्वल टू s। तो 5x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी s माइनस 10। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी s माइनस 10 अपॉन 5। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 4 की निकालनी है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ये s माइनस 10 अपॉन 5। तो कई बार आप लोग एक गलती कर देते हो कि सीधे अरे आ गया, टिक करके आ गए। तो मैंने हमेशा डीएलएड की क्लास में, जितनी भी क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने हमेशा बताया हुआ है कि आपको आंसर को ध्यान से देखना है। जब तक आप आंसर को ध्यान से नहीं देखेंगे तो कि आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक नंबर जो एग्जाम प्रेशर होता है वो हमसे गलत करवा देता है। तो x प्लस 4 निकालना है, यानी s माइनस 10 अपॉन 5 प्लस का 4 अपॉन 1, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 5, तो ये आपका s माइनस 10 ही होगा, और देन आपका 5 4 आपका 20 हो जाएगा। तो s माइनस 10 s प्लस 10 सॉरी 20 माइनस 10 प्लस का 10 अपॉन 5 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खेल प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
हर खिलाड़ी को प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी के साथ मैच खेलना अनिवार्य है। कुल मैच कितने खेले जाएंगे? तो इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 5 प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। It is compulsory for each player to play match with every other player. How many matches will be played? Right? तो अब हमें क्या करना है? अब हमको ये करना है, ये एक्चुअली क्वेश्चन PNC बोलते हैं इसको, यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको मैं आपको अलग से करवाऊंगा, प्रोबेबिलिटी के साथ ही कराया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, 5C2 बोलते हैं इसको, क्योंकि 5 हैं तो 5C2, ठीक है ना। तो ये आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हम करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे किया जाता है। तो जाएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 से कट गया, 2 से कट गया, 2 2 4, आंसर हो जाएगा 10। अब ये कैसे आया मैं चाहूं तो आपको समझा सकता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रोबेबिलिटी में बोला था कि ये बहुत डीप कंसेप्ट्स हैं, इसके लिए अलग से पहले मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि PYQ में आया हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कराऊं, ठीक है। तो दूसरी बात, आपके यूटेट का जो सिलेक्शन है इस बार, जैसे कि मैंने DLED में कहा था कि सिलेक्शन में करवाऊंगा, और हुआ है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आते हुए मुझे दिख रहा है। तो यूटेट का रिजल्ट भी उत्तराखंड का बड़ा खराब रहता है, तो यूटेट में सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमेशा कोशिश करिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम कंजम्पशन आपका कम हो, आउटपुट ज़्यादा हो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, है ना, ज़्यादा ना, जब आपको ज़रूरत फील होती है क्लास की तभी क्लास पढ़ें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस सीरीज का कंसेप्ट मैंने बनाया वो इसीलिए बनाया जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है ना। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी यूटेट के अगले सेशन में। अभी ये रिकॉर्डेड ही चलेंगे कुछ दिन, उसके बाद लाइव जो है तभी होंगे जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे, उसके बाद ही हम क्लासेस लाइव ले पाएंगे, ठीक है। अभी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ते रहिए, टाइम भी आपका बचेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास डे 3। कल फिर मिलते हैं डे 4 में। PYQ के 2014 को कंप्लीट करेंगे और फिर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत काम है, 2024 तक पूरा करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।